अस्सलाम अलैकुम दोस्तों। समुंदर की होलनाक लहरों की आगोश से नमूदार होने वाले एक बच्चे की अनोखी दास्तान, जिसे कुदरत ने अजीब सिफात से नवाजा था। हुस्नो इश्क की हशर सामानियाँ, अनोखे वाक़यात और एडवेंचर से भरपूर कहानी समंदर का बेटा। आप लोगों का एहतराम सर आँखों पर, लेकिन समुद्री ज़िंदगी से मुतअल्लक़ चौंका मुझे एक ज़िम्मेदार आदमी करार दिया गया है। इसलिए वहाँ जो कुछ होगा वो मेरी ज़िम्मेदारी पर होगा, और अगर आप लोग मुझे गैर ज़िम्मेदार पाएँ तो आपको ये हक़ हासिल होगा कि मुझे पत्थरों से कुचल कर हलाक कर दें। लेकिन जो कुछ असूल के मुताबिक है उसकी पाबंदी हर फ़र्द पर लाज़म होगी, ख्वाह वो अमीर अर्तका हाशमी ही क्यों ना हो। असद शेराजी और अमीर अर्तका हाशमी ने नहायत पुरजोश अंदाज में इस बात को तस्लीम किया और कहा कि वो समुद्री मामूलात में और जहाज़ पर होने वाले किसी भी अहम वाक़े के सिलसिले में कैप्टन एडगर मॉरलस की राय से इत्तफ़ाक़ करेंगे और उसे आखिरी हैसियत हासिल होगी। उसके बाद एक कैप्टन की हैसियत से एडगर मॉरलस ने उन तमाम ज़िम्मेदार अफराद को हुक्म दिया कि जहाज़ की मशीनों पर पहुंच जाएं और उसके अहकामात का इंतज़ार करें। यूं एक फ़िज़ा बन गई और उस फ़िज़ा से सब ही खुश थे। असूल बहरतौल असूल होते हैं, और फिर जहाज़ ने आहिस्ता आहिस्ता अपनी जगह से रेंगना शुरू कर दिया। जदीद तरीन तरीक़ाकार के मुताबिक उसे पानी में उतारा जाने लगा और कुछ देर के बाद वो दरियाए नील की लहरों पर रवां दवां हो गया। वो लोग साहल छोड़ रहे थे और उनके दिल खुशी से सरशार थे। हर शख्स मुसर्रत में डूबा हुआ था और अपने उस सफ़र के बारे में गौर कर रहा था। नील हिल्टन के खूबसूरत कमरे से बाहर के मनाज़र का नज़ारा करते हुए गार्था वर्था ने किसी ख्याल से गर्दन हिलाई और फिर वहाँ से हटकर दरवाजे की जानिब चल पड़ी। गरीना और कोरा का कमरा करीब ही था। दस्तक देने पर अंदर से आवाज़ सुनाई दी और गार्था अंदर दाखिल हो गई। दोनों बिस्तर में दराज कुछ गुफ्तगू कर रही थीं, लेकिन शायद उन्हें गार्था की आमद का अंदाज़ा नहीं था। वो बुरी तरह उछल कर खड़ी हो गईं। गार्था ने खुले हुए दरवाजे को पाँव से बंद किया और फिर आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई सोफे पर आ बैठी। दोनों लड़कियां मुअद्दब उसके करीब खड़ी हो गईं। बैठ जाओ, इस दौरान काफ़ी उलझनों का शिकार रही हूँ। तुम्हारा क्या ख्याल है? इस बार हमारी कारकर्दगी मुतासर नज़र नहीं आ रही। अभी तक हम इस सिलसिले में कोई मुनासिब कार्रवाई नहीं कर सके। जी मैडम, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन यहाँ हमारे वसाइल भी महदूद नज़र आते हैं और बज़ाहिर ये अंदाज़ा होता है कि हम उन लोगों के मुकाबले में सही अंदाज में काम नहीं कर सकते। ये बात नहीं है, मैं दरअसल उन वसाइल को बरोए कार नहीं लाना चाहती जो बिल्कुल मुख्तलिफ लोगों की हैं। उसकी बुनियादी वजह कि मुकाबला एक मुकामी आदमी से है। अर्तका हाशमी के बारे में मैंने इस दौरान बहुत सी मालूमात हासिल की हैं। सरकारी सतह पर वो एक इंतहाई मुअज़्ज़ज़ शख्स तस्लीम किया जाता है और उसके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई करते हुए हर शख्स सोच में डूब जाता है। यकीनी तौर पर एक मुश्किल काम है मैडम, लेकिन हम हार तो नहीं मान सकते, कोरा ने कहा, और गार्था के चेहरे पर अजीब से आसार फैल गए। उसने नफ़रत भरे अंदाज में कहा, मैं जिस काम का बेड़ा उठाती हूँ उसे बल आखिर सर अंजाम दे लेती हूँ, वरना मेरी पूरी शख्सियत बेकार हो जाती है। मैंने अब तक जो कुछ किया है, ये जो काम कहीं और कहीं से मेरे सुपुर्द किया गया है, वो पूरी तरह कामयाबियों से मंसूब किया जाता है, और गार्था वर्था के किसी काम के सिलसिले में नाकामी के बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। चुनाचा ये कैसे मुमकिन है कि मैं अपने उस छोटे से काम में कामयाब ना हो पाऊँ, लेकिन बाद औकात मसलों के साथ रखना पड़ता है। यहाँ भी कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं जो मेरे लिए जान की बाजी लगाने पर तैयार रहते हैं, लेकिन मैं उनसे काम लेना नहीं चाहती, और उसकी कुछ खसूसी वजूहात हैं जो मैं बताना पसंद नहीं करती। दोनों लड़कियाँ खामोशी से गार्था का चेहरा देखती रहीं। गार्था ने फिर कहा, और इसके बाद सिर्फ एक ही शख्स रह जाता है, लाइन पावर। इसमें कोई शक नहीं कि यह इंतहाई ज़हीन आदमी है और बहुत से ऐसे मसलों में मैं उसके बारे में तफसीलात मालूम कर चुकी हूँ जो मुश्किल तरीन थे।
लेकिन उसने बखूबी उन्हें सर अंजाम दिए। अलबत्ता बदनसीबी है कि कोई ऐसा मसला दरमियान में अटक कर रह जाता है कि उसकी कामयाबी नाकामी में तब्दील हो जाती है। बस यही वजह है कि अभी तक उसके बारे में उलझनों का शिकार रही हूँ। गरीना ने खुश्क होंठों पर जुबान फेरते हुए कहा, लेकिन मैडम, अगर आप उससे काम लेना चाहते हैं तो इस बार तरीक़ाकार मुख्तलिफ होगा। गार्था ने निगाहें उठाकर गरीना को देखा तो गरीना बोली, मेरा मतलब है कि वो अपने तौर पर सारे काम करता रहा होगा। मैडम का हाथ उसके सर पर नहीं होगा, उनकी सरपरस्ती उसे हासिल ना होगी। आप उसे सिर्फ आलाकार के तौर पर मुंतखब करें और गाइडलाइन आप खुद उसे दें। यही सोचकर तुमसे मशवरा करने आई थी, क्योंकि ज़ाहिर है मशवरा कर लेना ज़रूरी होता है। मेरे ख्याल में मुनासिब तरीन कदम है। मैडम, वैसे भी उसने हमें अर्तका हाशमी के बारे में काफ़ी तफसीलात बताई हैं और उसके बाद से बड़ी मुस्तअदी से अपने सारे काम सर अंजाम दे रहा है। तो फिर तुम्हारा भी यही मशवरा है कि मैं उसे यहाँ इस काम के लिए मुंतखब कर लूँ। वैसे भी हमें एक मुश्किल 3 मरहले से गुजरना होगा और उसकी वजह मैं अभी चंद लम्हात कबल तुम्हें बता चुकी हूँ, यानी अर्तका हाशमी के असरात। यकीनन, क्यों नहीं? तो फिर लाइन पावर को टेलीफोन करो, उससे कहो कि फ़ौरन आकर मुझसे मुलाकात करे। और फिर थोड़ी देर के बाद लाइन पावर उसकी खिदमत में मौजूद था। मार्था ने उससे कहा कि यहाँ तुम्हारे काहरा में मुझे कुछ काम निपटाने चाहती हूँ। यहाँ तुम्हारे काहरा में मुझे ऐसे अच्छे लोग नहीं मिलते जो मेरे लिए कुछ जिम्मेदारियाँ सर अंजाम दे सकें, और चांका तुमने भी इसकी पेशकश नहीं की है, इसलिए मैं नहीं चाहती कि तुम्हें तुम्हारी मर्जी के खिलाफ किसी काम पर मजबूर करूं। लाइन पावर के चेहरे पर मुस्कुराहट दौड़ गई। उसने गर्दन खम करके कहा, मेरे लिए इससे ज़्यादा खुशबख्ती और क्या हो सकती है मैडम गार्था कि मैं आपकी कोई खिदमत सर अंजाम दूं। ज़िंदगी भर इस पर फ़ख्र करता रहूँगा। सिर्फ फ़ख्र ही नहीं करते रहोगे, बल्कि मैं अपने कामों का इतना माकूल मुआवजा देती हूँ कि दूसरे आदमी कम अज़ कम इस कम से मुतमिन हो जाते हैं। ये आपकी मेहरबानी है, वरना मैं तो आपके परस्तारों में से हूँ और परस्तार कोई मुआवजा लेकर काम नहीं करते। ताहम मैं तुम्हें इसका मुआवजा देना पसंद करूँगी। लेकिन पावर, मेरे लिए तुमने अभी तक कोई ऐसा काम नहीं किया जो 100% राजदारी रखता हो। इस बार अगर मैं तुम्हें अपना राजदार बनाऊँगी तो ये बात समझ लो कि मेरे 2 तरीक़ाकार हैं। लाइन पावर सवालिया निगाहों से गार्था को देखने लगा। सबसे अव्वल चीज़ है राजदारी। मैं जो जिम्मेदारी तुम्हारी सुपुर्द करूंगी उसे तुम्हें हमेशा अपने सीने में महफूज रखना होगा। मैडम का हुक्म सर आंखों पर। आप देखेंगी कि लाइन पावर किस तरह आपके अहकामात की तामील करता है। काम हो या ना हो, लेकिन ज़ुबान नहीं खुलनी चाहिए किसी के सामने। नंबर 2, बेहतरीन मुआवजा अदा करती हूँ ताकि आदमी को ये खुशी हो कि उसने जो कुछ किया उसका कुछ सिला मिला। बगैर मुआवजे के मैं किसी से भी कोई काम नहीं लेती। मैडम जो भी पसंद फरमाएंगी, लाइन पावर उसके लिए हाजिर है। तो फिर सुनो लाइन पावर, इसी वक्त से मेरे और तुम्हारे दरमियान इस मुआदे का आगाज़ हो जाता है, और मैं तुम्हें जो कुछ बता रही हूँ उसकी तफसीलात सुनकर मुझे ये बताओ कि तुम्हें इसमें कोई दिक्कत तो नहीं होगी और तुम ये काम सर अंजाम दे सकोगे या नहीं। मैं हाज़िर हूँ मैडम, लाइन पावर ने कहा। तो फिर तुम उन मेहमानों को अपने जहन में लाओ जो हाशमी के पास आए हुए हैं। उनमें एक शख्स असद शेरादी है, दूसरा एक नौजवान है और तीसरी एक औरत। ये तीनों अफराद जो एशिया से ताल्लुक़ रखते हैं मेरे लिए बाइसे दिलचस्पी हैं। मुझे न असद शेरादी से कुछ लेना है और ना उस औरत से। वो नौजवान मुझे दरकार है और मैं उसे यहाँ से बाहर ले जाना चाहती हूँ। तुम्हें उस नौजवान को अगवा करने के इंतज़ामात करने होंगे और उसके लिए इस कदर होशियारी की ज़रूरत है कि अगर ज़रा सी लग्ज़श हुई और मुसीबत हमारे सरों पर पहुँच जाएगी। चुनाचा उस नौजवान के अगवा के लिए एक बेहतरीन प्लान तैयार करना होगा। मैं एक मखसूस वक़्त में उसे यहाँ से अगवा करके ईरान ले जाना चाहती हूँ। ईरान पहुँचकर मैं उसे वहाँ से आगे बढ़ाने का बंदोबस्त आसानी से कर लूँगी। लेकिन मिस्र में मुझे ये आसानियाँ नज़र नहीं आ रही, जबकि ईरान में मेरा एक बाकायदा डिपार्टमेंट मौजूद है। चुनाचा माई डियर लाइन पावर, तुम्हें अभी से ये फैसला करना है कि तुम ये काम सर अंजाम दे सकोगे या नहीं।
लाइन पावर चंद लम्हा सोच में डूबा रहा। फिर उसने बदस्तूर मुअद्दबाना अंदाज में कहा, मैडम गार्था, मैं तो इस बात पर शदीद हैरत का शिकार हूँ कि बज़ाहिर ये छोटा सा काम मैडम गार्था किसी और के सुपुर्द कर रही हैं। माफ़ कीजिएगा, जो कुछ कह रहा हूँ उसमें सिर्फ खलूस छुपा हुआ है और कोई तंद नहीं। मेरा ख्याल है कि एक नौजवान की अगवा का मामला है और आप जिस कदर पुरकशिश हैं और आपकी ये दोनों साथी लड़कियाँ जिस कदर हसीन हैं, उसके तहत तो ये काम मज़ीद आसान हो सकता है। लेकिन ये बात भी जानता हूँ कि मैडम गार्था ने अगर ये तरीक़ाकार इख्तियार नहीं किया तो इसकी कोई वजह होगी। गार्था ने इस बात का ज़रा भी बुरा नहीं माना और संजीदगी से कहा, हाँ, तुम्हारी ये सोच अपनी जगह बिल्कुल बजा है, लेकिन बाद मामलात ऐसे होते हैं जिनके लिए लंबे चक्कर चलाने पड़ते हैं। मेरे लिए उन लोगों के इतने नज़दीक पहुंचने का कोई ज़रिया नहीं है। फ़र्ज़ करो अगर मैं ये तरीक़ाकार निकाल भी लेती हूँ तो ये नहीं कहा जा सकता कि वो कितने अरसे मिस्र में, मेरा मतलब है काहिरा में, मुकीम रहें, और ज़ाहिर है किसी तक बराह रास्त पहुँचने के लिए कोई ना कोई जवाज़ तो पैदा करना ही होता है। मैं ये सोचती हूँ कि अगर मैं ये जवाज़ पैदा करने में मसरूफ़ हो गई और वो लोग यहाँ से निकल गए तो मेरा सारा काम धरा रह जाएगा। उसके लिए एक बेहतरीन तरीक़ाकार यही है कि उसे अगवा कर लिया जाए। मैं इस सिलसिले में एक बाकायदा प्लान तुम्हारे सामने पेश करती हूँ। हमें ये काम ठीक 4 दिन के अंदर अंदर कर लेना है। चौथा दिन हमारे लिए आखिरी दिन होगा। आज ही से उस काम का तुम आगाज़ कर दो और मैं उसका तरीक़ेकार तुम्हें तफसीली तौर पर बताती हूँ। तुम्हें उन लोगों का मुकम्मल तरीके से ताक़ुब करना होगा। मैं तुम्हें एक ट्रांसमीटर दूंगी जिस पर तुम मुझसे मुसलसल राब्ता कायम रखोगे और मुझे लम्हे लम्हे की सिचुएशन बताते रहोगे। 4 दिन तक तुम उन पर दिन रात का आराम हराम हो जाएगा। रात को उन लम्हात में तुम थोड़ी बहुत नींद ले सकते हो जब ये महसूस करो कि वो लोग भी गहरी नींद सो चुके हैं और उनका और कोई प्रोग्राम नहीं। तुम्हें उनके अतराफ में चारों सिमत निगाहें रखना होंगी और कोई भी ऐसी शख्सियत जो उनकी जानब नगरां हो अपनी निगाहों में लाकर मुझे उसके बारे में इत्तला देनी होगी। इसकी वजूहात ये हैं कि वो नौजवान बेपनाह हिफाजत में है और उसके अगवा का मामला इतना आसान नहीं है जितना हम समझते हैं। हालांकि वो आज़ादाना तौर पर हर जगह आता जाता है, लेकिन मैं इस बात पर यकीन नहीं रखती कि उसे इतना आज़ाद छोड़ दिया गया होगा। और चूँकि ये एक गैर जगह है और यहाँ मैं अपने पाँव मुस्तहकम नहीं पाती, इसलिए मैं एक एक लम्हा एहतियात से गुजारना चाहती हूँ। इस दौरान मैं जो अमल करूँगी वो यूँ होगा कि इसकी तफसील सुन लो। मैं ईरान की एक फ़्लाइट में 4 अफराद के लिए सीटें बुक कराए लेती हूँ। उसके बारे में हमें अभी थोड़ी देर के बाद ईरान एयरलाइन से राब्ता कायम करके ये मसला हल कर लेना होगा। 3 औरतें और एक बीमार मर्द जो नीम बेहोशी की कैफियत का शिकार रहता है, उस बीमार मर्द के लिए हम आरामदा नशस्त का खसूसी बंदोबस्त करेंगे। और ये बात तुम्हें बताने की ज़रूरत नहीं कि ये बीमार नौजवान मर्द कौन होगा। तुम मेरी हदायत के मुताबिक उसे अगवा करोगे और वहाँ से सीधे एयरपोर्ट पहुँचोगे जहाँ तुम उसे मेरी तहवील में दे दोगे और हर लम्हा उसके लिए तैयार रहोगे। अगर कोई बैरूनी मदाखलत हो तो उसका मुकाबला करो उस वक़्त तक जब तक हमारा जहाज़ फ़िज़ा में परवाज़ ना कर जाए। कोई भी आवाज़ किसी मुअस्सर कान तक ना पहुँचने देना तुम्हारी जिम्मेदारी है। क्या समझे? बहुत नफीस प्रोग्राम है। इस बात पर यकीन कर लें कि जो जिम्मेदारी आपने लाइन पावर के सुपुर्द की है वो इंतहाई एहतियात से सर अंजाम दे दी जाएगी। सिर्फ और सिर्फ मेरी हदायत के मुताबिक इसमें तुम अपने तौर पर कोई इक़दाम नहीं करोगे। मोहतात रहना तुम्हारी जिम्मेदारी होगी। ठीक है मैडम, ये $10,000 पेश हैं। मज़ीद $40,000 मैं तुम्हें उस वक़्त अदा करूँगी जब तुम ट्रांसमीटर पर मुझे इत्तला दोगे कि तुम उसे लेकर एयरपोर्ट रवाना हो चुके हो। एयरपोर्ट पर जब तुम उसे मेरे हवाले करोगे तो $40,000 तुम्हारी जेब में पहुँच चुके होंगे। लाइन पावर का चेहरा सुर्ख हो गया था। $50,000 का तसव्वुर उसके लिए जिस कदर दिलकशी का हामिल था वही जानता था। बहरतौर उसने खुद पर काबू रखा और गार्था की सूरत देखने लगा।
$10,000 के नोटों की गुड्डी गार्था ने उसके हवाले कर दी और उसने नहायत अदब से उसे अपने दोनों हाथों में लेकर चूमा और अपनी जेब में मुंतकिल कर लिया। फिर गार्था ने अपनी उंगली से एक अंगूठी निकालकर उसे दी और कहा, ये वो ट्रांसमीटर है जो इस वक्त के बाद से तुम्हारे पास रहेगा और जिस पर तुम अपनी लम्हा लम्हा की रिपोर्ट पेश करोगे और मुझे बताते रहोगे कि इस वक्त तुम कहाँ हो और वो लोग किस कैफियत में हैं। बहुत बेहतर मैडम, और ये काम सिर्फ 4 दिन का है, चुनाचा तुम्हें कोई तवील मसला भी इख्तियार नहीं करना पड़ेगा। इस दौरान तुम उसके अगवा में नाकाम रहे तो फिर कोई और सूरत इस दौरान अपने दरमियान तय कर ली जाएगी। चुनाचा तुम इस मसले में बिल्कुल बेफिक्र रहो। एक इजाज़त अलबत्ता ज़रूर होगी मैडम गार्था। क्या? मैंने आपसे अर्ज़ किया था कि मैंने चंद अफराद का एक छोटा सा गिरोह बना रखा है। बेशक उन लोगों को ये इल्म कभी नहीं होगा कि मेरा असल मकसद क्या है, लेकिन आप अगर इजाज़त दें तो वो मेरे साथ काम करें। मैं किसी को भी इस बारे में कुछ नहीं बताऊंगा, लेकिन आप ये समझ लीजिए बाद औकात कुछ ऐसी ज़रूरतें भी पेश आ जाती हैं। बस मैं समझ रही हूँ तुम उन अफराद को साथ रख सकते हो। उनकी तादाद कितनी होगी? सिर्फ 4, लेकिन हकीकत हाल से उनका बाखबर होना बिल्कुल मुनासिब नहीं होगा। ये बात तो मैडम पहले ही बता चुकी हैं मुझे। अब तुम जा सकते हो। और कोई ख़ास बात? जी, इस ट्रांसमीटर को ऑपरेट करने का तरीका, लाइन पावर ने पूछा और गार्था वर्था ने उसे अपने करीब कर लिया। उस उंगली में ये अंगूठी पहन लो। लाइन पावर ने उसकी हदायत पर अमल किया तो गार्था ने अंगूठी के स्याह पत्थर को दबाया। स्याह पत्थर के बिल्कुल दरमियानी हिस्से में एक नन्हा सा सुर्ख दायरा नमूदार हो गया था। ये रसूर भी है और स्पीकर भी, और इसे ऑपरेट करने का इंतहाई आसान तरीका यही है जो तुमने देखा, यानी इस पत्थर को अंगूठे से दबा दो और ये नन्हा सा दायरा नमूदार हो जाने पर इसे अपने चेहरे के करीब करके मुझे हर तरह की इत्तलात फराहम करो। लाइन पावर ने मुस्कुराते हुए गर्दन हिलाई और कहा, इसका रसूर। गार्था ने अपने पर्स से दूसरी अंगूठी निकालकर अपनी उंगली में पहन ली जो बिल्कुल उस जैसी थी। फिर उसने लाइन पावर से कहा, समझ गए ना? यकीनन मैडम, लाइन पावर ने गर्दन हिलाते हुए कहा। लाइन पावर बड़ी मुस्तअदी से अपने काम का आगाज कर चुका था। वो अपने 4 आदमियों के साथ मुस्तअदी से अमीर अर्तका हाशमी की उस इमारत की निगरानी कर रहा था जिसमें दर्दाना शाबान और असद शेराजी मुकीम थे। वो इस सिलसिले में तमाम तर रिपोर्टें मामूल के मुताबिक जो तय हो चुका था गार्था वर्था को फराहम कर रहा था। पहले घंटे में उसने गार्था वर्था से कहा, मैडम, मैंने असद शेराजी को इमारत से बाहर निकलते हुए देखा है और अपने एक आदमी की मोटरसाइकिल पर उसके पीछे रवाना कर दिया है। अलबत्ता वो नौजवान लड़का और उसकी साथी औरत इमारत ही में मौजूद हैं। इसका अंदाज़ा तुम्हें किस तरह हुआ? गार्था ने पूछा। वो दोनों असद शेराजी को खुदा हाफिज कहने बरामदे तक आए थे। वेरी गुड, बहुत होशियारी से अपना काम सर अंजाम देते रहो। मैं दूसरे घंटे में तुम्हारी इत्तला का इंतज़ार करूंगी। दूसरे घंटे में भी उसने यही इत्तला दी कि वो दोनों वहीं मौजूद हैं और फिर हर घंटे के बाद शाम तक वो यही इत्तला फराहम करता रहा। शाम को 7 बजे उसने अपनी इत्तला में तब्दीली पैदा की थी और उसके साथ साथ ही ये भी बताया कि असद शेराजी अर्तका हाशमी के साथ एक मखसूस इमारत में गया है और वहीं पर मौजूद है। उसने उस मखसूस इमारत के बारे में कोई ख़ास तफसील नहीं बताई थी। फिर उन दोनों के बारे में उसने बताया कि वो दोनों सियाहत के लिए निकले हैं और काहरा म्यूज़ियम देखने गए हैं। उसने बताया कि ये इत्तला वो काहरा म्यूज़ियम ही से गार्था को दे रहा है। फिर रात को तकरीबन 12:30 बजे उसने गार्था को आखिरी इत्तला दी और ये बताया कि वो दोनों सोने जा चुके हैं जबकि असद शेराजी अभी उस इमारत ही में मौजूद है। वर्था ने कहा, इस इमारत के बारे में जिस तरह भी मुमकिन हो मुझे तफसीली इत्तला फराहम करो। इमारत दरियाए नील के किनारे वाक़या है और बहुत अजीम व शान है, लेकिन वहाँ उसके बैरूनी दरवाजे पर बहुत सख्त पहरा रहता है। फिर उसके बाद गार्था ने उसे सोने की इजाज़त दे दी। अलबत्ता दूसरी सुबह 8:30 बजे उसने पहला पैगाम गार्था को दिया और कहा कि सब लोग खैरियत से हैं और असद शेराजी ने रात वहीं गुजारी है। बाद में वो तकरीबन तमाम दिन ही गार्था को इत्तला देता रहा। फिर 4 बजे उसने तशवीश ज़दा लहजे में गार्था वर्था से कहा, मैडम, हालात काफ़ी ख़तरनाक हैं। कुछ अजीब से मामला सामने आए हैं। क्या? गार्था ने बेचैनी से पूछा।
आप यकीनी तौर पर जायंट को नहीं जानती होंगी। ये शख्स बहुत खौफनाक है और उसके नाम से बहुत से कत्ल हुए हैं। पूरा नाम अयादत हद्दी है, लेकिन जायंट के नाम से जाना जाता है। जायंट पिछले दिन भी काहरा म्यूजियम में मौजूद था, लेकिन मुझे ये अंदाज़ा नहीं हो सका कि वो उन लोगों की निगरानी कर रहा है। मतलब मैं दावे से कह सकता हूँ मैडम कि जायंट दरअसल उन लोगों की हिफाजत कर रहा है। वो उसके 5 साथी मसला हैं और बेहतरीन किस्म की गाड़ियों पर सवार हैं। ये लोग जहाँ भी जाते हैं जायंट उनके पीछे लगा रहता है और जायंट का चौंका खसूसी तौर पर अमीर अर्तका हाशमी से ताल्लुक़ है। इसलिए ये बात दावे से कही जा सकती है कि जायंट सिर्फ उस वक़्त उनकी मुहाफ़िज़ का किरदार सर अंजाम दे रहा है। क्या ये इत्तला परेशान कुन नहीं है लाइन पावर? 100% है मैडम, 100%। तो फिर क्या किया जाए? इस तरह तो जायंट ऐन वक़्त पर हमारे रास्ते में हाइल हो सकता है। आप इत्मीनान रखिए, लाइन पावर को दर हकीकत आपने समझा ही नहीं है मैडम। देखो लाइन, मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि तुम बेहतरीन कारकर्दगी के मालिक हो, लेकिन हमारा का प्रोग्राम फेल नहीं होना चाहिए। तो फिर मैडम इस बात पर यकीन कर लें कि ये प्रोग्राम फेल नहीं होगा। जायंट जैसे 10 आदमी मेरे रास्ते में आ जाएं और अगर ये प्रोग्राम फेल हो गया तो लाइन पावर सिर्फ इतना ही कह सकता है कि वो बखुशी आपको अपनी गर्दन पेश कर देगा। गार्था वर्था के लहजे में एक अजीब सी कैफियत बेदार हुई और उसने कहा, तो फिर सुनो लाइन पावर, तुम्हारी गर्दन का हसूल मेरे लिए बायसे खुशी होगा, लेकिन मैं चाहती हूँ कि ऐसा ना हो। लाइन पावर ने गर्दन हिला दी। बहरतौर उसे मुस्तअदी से अपना काम जारी रखना था। इसके बावजूद तमाम तर रिपोर्टें गार्था वर्था को पेश कर रहा था। तीसरे दिन उसने जो रिपोर्ट गार्था वर्था को दी वो यूं थी, मैडम अभी अभी चंद लम्हात कबल ये लोग, मेरा मतलब है असद शराजी वो लड़का और उसकी साथी औरत, एक कार में बैठकर बाहर निकले हैं और हम उनका ताकुब कर रहे हैं। राब्ता मुसलसल रखो। जी मैडम, वो लोग इसी इमारत की जानब जा रहे हैं। मैं रास्तों की सिमत का तयन कर चुका हूँ। तुम्हारे आदमी कहाँ है? मेरे आदमी का मुख्तलिफ कामों में मसरूफ़ हैं। इस वक्त मैं तनहा उनका ताकुब कर रहा हूँ। वेरी गुड, ये अच्छी बात है। अब क्या पोजीशन है? सफ़र जारी है और वो इमारत सामने नज़र आ रही है, लाइन पावर ने जवाब दिया। फिर चंद लम्हात के बाद उसने कहा, वो लोग इस इमारत में दाखिल हो चुके हैं। यहाँ कुछ ज़रूरत से ज़्यादा आदमी नज़र आ रहे हैं। अफसोस मैं इस इमारत के अंदरूनी हिस्से में दाखिल नहीं हो सकता, लेकिन बहरतौर मैं उन लोगों का किसी न किसी तौर जायज़ा लेता हूँ। गार्था वर्था ने कोई जवाब नहीं दिया। लाइन पावर थोड़ी देर तक यहाँ रुका, ये अंदाज़ा लगाने की कोशिश करता रहा कि इमारत में क्या हो रहा है। फिर वो इमारत का बैरूनी हिस्सा नज़रअंदाज करके उसके अकबी हिस्से में पहुँच गया, जहाँ दरियाए नील बहता था। वो दिलचस्पी से ये तमाम कार्रवाई देखता रहा और फिर उसने एक हैरतनाक मंजर देखा। इमारत के बहुत बड़े अजीमोशान दरवाजे से एक समुद्री जहाज बाहर निकला और दरियाए नील की लहरों पर हचकोले लेने लगा। लाइन पावर हैरान निगाहों से उस मंजर को देखने लगा। फिर उसने फौरन ही गार्था को उसके बारे में इत्तला दी। जहाज दरियाए नील की लहरों पर निकला है, गार्था से कहा, और उसी वक्त लाइन पावर की निगाहें जहाज के अर्शे की जानब उठ गईं और दफतन ही उसे अपना हल्क बंद होता हुआ महसूस हुआ। अरशे पर उसने नौजवान, उसके साथी औरत और शहरादी अर्तका हाशमी और कैप्टन अडगर मुआरलस को देखा था, जो नीचे खड़े हुए लोगों को हाथ उठाकर अलविदा कह रहे थे। गार्था की आवाज़ आहिस्ता आहिस्ता ट्रांसमीटर से उभर रही थी। अब क्या सूरत हाल है? लेकिन सूरत हाल बयान करने के लिए अब लाइन पावर की आवाज़ ही गुम हो चुकी थी। उसे ये अंदाज़ा बखूबी हो रहा था कि ये लोग कहीं लंबे सफ़र का इरादा रखते हैं। दफतन ही उसकी निगाह अंगूठी पर पड़ी और उसने जल्दी से ट्रांसमीटर अंगूठी का वो स्याह पत्थर दबाकर सिलसिला मुंतके कर दिया। करीब ही एक फ़कीर ने उससे दस्ते सवाल दराज किया तो लाइन पावर ने जल्दी से उंगली से अंगूठी निकाल कर उसके हवाले करते हुए कहा, इस वक्त मेरे पास इसके अलावा और कुछ नहीं है। और फिर वो इस तरह पलट कर भागा कि उसने मुड़कर नहीं देखा। जहाज आहिस्ता रवि से आगे बढ़ रहा था और लाइन पावर को अपनी गर्दन शानों से उतरती हुई महसूस हुई। अब एक ही तरीकाकार था, सील बरौन को लेकर जिस कदर जल्द हो सके काहरा से निकल जाए, वरना गार्था वर्था को वो अच्छी तरह जानता था। यकीनी तौर पर अब उसकी जिंदगी की जमानत किसी तौर नहीं दी जा सकती थी।
اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ حالات اس طرح ڈرامائی شکل اختیار کر لیں گے۔ اس نے ان لوگوں کے بارے میں گارتھا سے کہا تھا کہ وہ ان پر مکمل نگاہ رکھتا ہے اور اس میں کوئی شک نہیں تھا، لیکن اب وہ ان سے اتنا قریب بھی نہیں ہو سکا تھا کہ ان کے پروگرام اسے معلوم ہو جاتے۔ وہ کسی سمندری سفر پر روانہ ہو چکے تھے اور ورتھا سیل براؤن نے اسے حیران نگاہوں سے دیکھا اور بولی، خیریت لائن، کیا بات ہے؟ بہت بدحواس نظر آ رہے ہو۔ خوشی سے دیوانہ ہو رہا ہوں۔ پاگل، بالکل پاگل۔ ارے کیا بات ہے؟ تمہیں ایک ایسا تحفہ دینا چاہتا ہوں جسے تم کبھی نہ بھول سکو گی، لیکن اگر تم نے تیاری میں وقت لگا دیا تو یوں سمجھو پھر کچھ ہاتھ نہ آ پائے گا۔ کیا مطلب؟ مختصر سامان، زیور اور نقد رقم جو پاس ہے لے لو اور بذریعہ کار سفر کے لیے تیار ہو جاؤ۔ مگر جا کہاں رہے ہو؟ دیر نہیں ڈارلنگ، دیر نہیں، لائن پاور نے محبت بھرے لہجے میں کہا۔ پھر کچھ دیر کے بعد ان کی کار اڑی چلی جا رہی تھی۔ لائن پاور نے قاہرہ ہی نہیں، مصر سے نکل کر بھاگنے کا منصوبہ ترتیب دے لیا تھا۔ پھر جب سفر کا ایک تسلی بخش راستہ طے ہو گیا تو لائن پاور نے اسٹیئرنگ سیل براؤن کے حوالے کرتے ہوئے کہا، اب تم گاڑی چلاؤ۔ مگر وہ تحفہ کیا ہے؟ سیل اسی میں الجھی ہوئی تھی۔ زندگی، میری اور تمہاری دونوں کی زندگی۔ کیسا تحفہ ہے؟ وہ دانت نکال کر بولا۔ سمندر پرسکون تھا اور موسم معتدل۔ اخناتون اب کھلے سمندر میں سفر کر رہا تھا اور قاہرہ کا تصور بھی بہت پیچھے رہ گیا تھا۔ ابتدائی سفر تیز رفتاری سے کیا گیا اور کھلے سمندر میں ایک طویل ترین سفر اختیار کرنے کے بعد کیپٹن اڈگر کے حکم پر جہاز کی رفتار مناسب کر دی گئی۔ جہاز کو چونکا ایسی ناموس سمندری پیٹیوں پر سفر کرنا تھا جہاں عموماً جہاز رانی نہیں ہوتی، چنانچہ کیپٹن اڈگر نے اس کے لیے جو انتظامات کیے تھے وہ بھی عام جہازوں سے مختلف تھے۔ جہاز میں ایسی جدتیں اختیار کی گئیں کہ جدید ترین جہاز راں کمپنیوں کے پاس اتنے انتظامات نہیں ہو سکتے تھے۔ خوراک کے پوشیدہ ذخائر کے انتخاب میں بہت عمدگی سے کام لیا گیا اور یہ ایسے ذخائر تھے جو 10 سال میں بھی خراب نہیں ہو سکتے تھے، اور انہیں اس طرح جہاز کی دیواروں میں محفوظ کر دیا گیا تھا کہ دیکھنے والوں کو علم بھی نہ ہو سکے کہ ان میں کیا چیز موجود ہے، جبکہ کھلے ذخائر کی تعداد بھی اتنی تھی کہ ایک طویل ترین عرصے کے لیے کافی ثابت ہو سکتی تھی۔ جدید ترین سائنسی ایجادات سے بھی فائدہ اٹھایا گیا اور انتہائی ہنگامی حالات میں ایسی غذا اور ایسے ہتھیار مہیا تھے جو ضرورت پر بہترین ثابت ہو سکیں۔ سب سے عظیم چیز اس جہاز کی وہ ریسرچ لیبارٹری تھی جس کا انچارج پروفیسر بیسن کو مقرر کر دیا گیا تھا، حالانکہ ابھی ان کے سلسلے میں کچھ بھی معلوم نہیں تھا۔ شعبان اپنے طور پر خوش تھا اور زیادہ تر اس کا وقت عرشے پر ریلنگ سے لگے سمندر کو دیکھتے ہوئے گزرتا۔ سمندر سے اس کا عشق تو دردانہ اور اسد شیرازی کو اچھی طرح معلوم تھا، لیکن دردانہ پھر بھی اس پر نگاہ رکھتی تھی کہ کہیں یہ نوجوان جذباتی ہو کر کوئی ایسا قدم نہ اٹھا بیٹھے جو اس کے لیے خوفناک اور ان لوگوں کے مقصد کے لیے قاتل ثابت ہو۔ شعبان اول تو ویسے ہی خوش رہنے کا عادی تھا اور کسی بھی ماحول میں اپنے آپ کو بیزار نہیں ظاہر کرتا تھا، لیکن یہ سمندری سفر تو اس کے لیے خوشیوں کا سفر تھا۔ اس کے چہرے پر ہمیشہ تازگی اور مسکراہٹ کھیلتی رہتی۔ ادھر امیر ارتقا اپنی 7 بیویوں کے ساتھ خوش تھا۔ اس نے جہاز کے جس حصے کا انتخاب کیا تھا وہ بالکل ہی دور دراز گوشے میں تھا۔ کچھ غلام ساتھ تھے جو اس علاقے کی نگرانی کرتے تھے۔ غرض یہ کہ ہر شخص اس سفر سے خوش تھا۔ اخناتون سمندر کے سینے پر رواں دواں منزلوں کی تلاش میں سرگردہ تھا۔ شام 4 بجے دردانہ اپنے کیبن سے سو کر باہر نکلی۔ اسے شعبان کی تلاش ہوئی جو یہاں موجود نہیں تھا اور وہ ٹہلتی ہوئی عرشے کی جانب نکل گئی۔ اندازہ درست تھا۔ شعبان معمول کے مطابق اپنے پسندیدہ گوشے میں کھڑا سمندر پر نگاہیں جمائے نہ جانے کیا دیکھ رہا تھا۔ وہ مسکراتی ہوئی اس کے قریب پہنچ گئی اور اس نے شعبان کے شانے پر ہاتھ رکھا تو وہ چونک کر اس کو دیکھنے لگا۔ شعبان کی حسین کالی آنکھوں میں اس وقت جو کھویا کھویا پن تھا، اسے دیکھ کر دردانہ کی آنکھوں میں محبت امٹ آئی۔ ان حسین آنکھوں کو دیکھ کر اگر کوئی نوجوان لڑکی اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھتی تو کوئی حیرت کی بات نہیں ہوتی۔ ان آنکھوں میں ایسا ہی حسن پوشیدہ تھا، لیکن دردانہ کے دل میں اس کے لیے ممتا کے جذبات ابھر آئے۔ وہ در حقیقت اس کی ماں ہی تھی۔
کیونکہ اس نے شعبان کو اپنی اولاد کی طرح پروان چڑھایا تھا۔ ضروری نہیں ہے کہ پیدا کرنے والی ہی ماں کہلائے، پرورش کرنے والی بھی ماں کا سا درجہ رکھتی ہے۔ تم ہمیشہ یہاں کھڑے نظر آتے ہو، کیا یہ جگہ تمہیں بہت پسند ہے؟ مجھے تو یہ پورا جہاز ہی پسند ہے۔ میں یہ سوچتا ہوں کہ میری زندگی کا آغاز ہوا لیکن ذرا دیر میں۔ کیا مطلب؟ دردانہ مسکرا کر بولی۔ دنیا میں نے آپ لوگوں کے ساتھ بہت خوبصورت زندگی گزاری ہے اور سکون حاصل کیا ہے۔ آپ نے میری ہر پسند کا خیال رکھا۔ انکل شیرازی اور آپ میرے لیے جو کچھ ہیں وہ میرے سینے میں محفوظ ہے، لیکن اپنے چاروں سمت اس بیکرا سمندر پانی کو دیکھ کر میری روح کو ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے یہ اس کی پیاسی تھی۔ میں نے ساحلوں پر وقت گزارا ہے، لیکن ہمیشہ میرے دل میں یہ آرزو جاگتی رہی ہے کہ یہ ساحل نہ ہوتے، صرف سمندر ہوتا، صرف سمندر، اور میں اس میں کسی مچھلی کی مانند تیرتا پھرتا، پانی ہی میں لیٹتا اور پانی ہی میں سوتا، پانی ہی میں جیتا جاگتا۔ یہ آرزو میرے دل میں کیوں ابھرتی ہے؟ آنٹی، میں نے کبھی کبھی بہت سی باتوں پر غور کیا ہے۔ آپ یہ نہ سمجھے کہ میں آپ کی دنیا سے ناواقف ہوں، لیکن بے شمار باتیں میرے ذہن میں آتی رہیں اور ان کا کوئی حل مجھے نہیں مل سکا۔ میں نے سوچا کہ دنیا میں رہنے والے تمام ہی لوگ اس سکون سے تو نہیں رہتے، وہ سارے کے سارے مسائل کا شکار ہیں۔ بہت سے ایسے بھی ہیں جن کے ساتھ مسائل نہ ہونے کے برابر ہیں، لیکن میں ان سب میں منفرد ہوں۔ میرے لیے ہر طرح کا کام کرنے کو بہت سے لوگ تیار رہتے ہیں۔ آپ انکل، کبھی آپ لوگوں نے مجھے یہ محسوس ہی نہیں ہونے دیا کہ مسائل نام کی کوئی چیز بھی اس کائنات میں ہوتی ہے۔ مجھے بہت زیادہ مطمئن ہونا چاہیے تھا، لیکن ایک بے چینی سی، ایک بے قراری سی میرے سینے میں ہمیشہ کیوں رہتی ہے؟ آنٹی، مجھے پانی سے اتنا عشق کیوں ہے؟ دردانہ پرخیال نگاہوں سے اسے دیکھتی رہی، پھر اس نے کہا، اگر تم نے کبھی اپنی اس بات پر غور کیا ہے تو کیا تمہاری سمجھ میں یہ کبھی نہیں آیا کہ تم پانی کو اتنا چاہتے کیوں ہو؟ نہیں آیا، بس مجھے کچھ انوکھے خواب نظر آتے ہیں۔ ایک ایسی دبی دبی کیفیت میرے سینے میں بیدار ہو جاتی ہے جسے میں کوئی لفظ نہیں دے سکتا، اور میرے لیے بے معنی ہی رہتی ہے۔ میں پریشان نہیں ہوں، بہت خوش ہوں ہر طرح سے، اور مجھے یوں محسوس ہوتا ہے جیسے میں منزل کی تلاش میں سرگردہ ہوں۔ مجھے اس کی جانب لے جایا جا رہا ہے، مجھے اس کے لیے تمام مواقع دیے گئے ہیں۔ میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں آنٹی، انکل شیرازی کا بے حد احسان مند ہوں کہ انہوں نے اس طرح مجھے پروان چڑھایا۔ تم ہماری اولاد ہو شعبان، ہمارے لیے تم اپنے بچوں کی مانند ہو۔ ہاں، اپنے احساسات کو الفاظ کی شکل دے کر ہمیں بتاتے رہے۔ تم یہ بات اچھی طرح جانتے ہو کہ شیرازی صاحب مہم جو ہیں اور انہیں سمندری معلومات حاصل کرنے کا بے پناہ شوق ہے۔ تمہارے بارے میں انہوں نے یہاں موجود کسی بھی فرد کو کچھ نہیں بتایا، لیکن اب ایک ایسا مرحلہ آنے والا ہے جب تم سمندر کی گہرائیوں میں جا کر شیرازی صاحب کے لیے کام کرو گے۔ وہاں سے جو معلومات حاصل کرو گے اس کی مکمل تفصیل ان کو فراہم کرو گے، ان کی محبتوں کا، اور اگر تم سمجھتے ہو تو ان کے احسانات کا یہی صلہ ہے۔ شعبان کے ہونٹوں پر ایک پر اسرار مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس نے آہستہ سے کہا، میں سمندر کے سارے دران کے لیے کھول دوں گا۔ یہ میرا آپ دونوں سے وعدہ ہے۔ ایک بات اور پوچھوں شعبان، برا تو نہیں مانو گے؟ نہیں، میں آپ کی کسی بات کا برا نہیں مان سکتا، کیونکہ آپ میری ماں کے برابر ہیں۔ یہاں عمر کے ساتھ ساتھ کچھ اور تصورات بھی ذہن میں ابھر آتے ہیں، مثلاً عورت۔ تمہارا واسطہ اب تک کئی ایسی عورتوں سے پڑ چکا ہے جنہوں نے تم تک پہنچنے کی بھرپور کوشش کی۔ خود تمہارے دل میں کبھی کوئی ایسا احساس جاگا؟ کوئی حسین عورت، کوئی حسین صورت تمہیں اپنے لیے اضطراب محسوس ہوئی؟ نہیں آنٹی، جاپان میں جس لڑکی سے میری دوستی ہوئی تھی وہ مجھے اچھی لگی۔ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے میں اس کی طرف مائل ہوں، لیکن یہ ایک سطحی بات تھی۔ دل کی گہرائیوں میں نے جب دیکھا تو وہ مجھے وہاں نظر نہیں آئی، اور مجھے یہ اندازہ ہو گیا کہ ایک دوست کی حیثیت سے تو وہ میرے لیے قابل قبول ہے، اور کوئی حیثیت میں اسے اپنے دل میں نہیں دے پایا۔ اب تم اس کا موقع دے رہے ہو مجھے، تو میں کچھ اور سوالات بھی کریں آنٹی، لیکن جواب میں بھی آپ سے کچھ سوالات کروں گا۔ اوہو، اچھا، ضرور۔ تم نے تو کبھی مجھ سے اس انداز میں کوئی بات ہی نہیں کی۔ میں آپ سے محبت بھی کرتا ہوں آنٹی، اور بے پناہ احترام بھی۔ چلو تو کیا فرق پڑتا ہے، دوستوں کا بھی احترام کیا جاتا ہے۔
लेकिन दोस्ती अपनी जगह होती है और कोई सवाल ऐसा नहीं होता जिसका बुरा मान लिया जाए। तो फिर आप मुझसे पूछिए, क्या पूछ रही हैं? वो तस्वीर कहाँ है जो तुम जापान से लेकर आए थे? उसके बारे में तुम्हारी क्या राय है? शाबान एक लम्हे तक आंखें बंद किए कुछ सोचता रहा, फिर बोला, अगर मोहब्बत का कोई तसव्वुर दिल में बेदार होता है, अगर औरत की किसी शक्ल में जहन पर हावी हो सकती है, तो तस्वीर मेरे ख्यालात पर हावी है। हाँ, अगर मैं आपसे ये कह दूं कि मैं उसे चाहता हूँ, तो मुझे इस बात पर यह एहसास नहीं होगा कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, मगर वो एक ख्याली तस्वीर है। नहीं, मैंने उस पर गौर किया है। वो अगर सिर्फ एक ख्याल होता तो इस ख्याल को ये सूरत कभी ना मिलती। मतलब मेरा नज़रिया कहता है कि कोई भी तसव्वुर अगर जहन में आ जाए तो उसका एक वजूद ज़रूर होता है, और अगर ये वजूद ना हो तो वो तसव्वुर जहन तक कभी ना पहुँचे। जहन तस्वीर कायनात है, और इस कायनात में जो नक्श मौजूद है वो ही जहन तक आ सकता है। जो नक्श जहन तक ना पहुँच पाए उसका मकसद है कि उसका वजूद नहीं है। अच्छी मुंतक है, इंतहाई मजबूत और काबिल एतमाद, दर्दाना ने मुतासर लहजे में कहा। तो फिर आप ये तस्लीम कीजिए कि वो कहीं मौजूद है। क्या समुंदर में? दर्दाना ने पूछा, और शाबान इस सवाल पर बफिर खो गया। फिर उसने खोए खोए लहजे में कहा, हाँ, मुमकिन है समुंदर में, लेकिन समुंदर में तो इंसान जिंदा नहीं रह सकते। रह सकते हैं आंटी, ऐसी कोई बात नहीं। आज तक की तारीख में तो ऐसा नहीं हुआ। मेरे बारे में आपका क्या ख्याल है? शाबान ने सवाल किया, और दर्दाना चौंक कर उसे देखनी। फिर वो लाजवाब होकर बोली, हाँ, ये बात तो दुरुस्त है। अगर तुम्हें पानी में काफ़ी देर तक छोड़ दिया जाए तो तुम वहाँ जिंदा रह सकते हो। काफ़ी देर नहीं, शायद सारी ज़िंदगी। मैं खुद को कभी कभी तसव्वुरात में एक मछली की मानद पाता हूँ जिसके लिए पानी जान बख्श है, और उसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं जो नुकसानदा हो। कभी उसका तजर्बा ना कर बैठना, तजर्बे तो मैं कर चुका हूँ। नहीं, मेरा मतलब है कहीं तुम समुंदर ही में रह जाने की कोशिश ना करना। एक बात कहूँ आंटी, उसे हमेशा हमेशा के लिए जहन में लिख लीजिएगा कि अगर मुझे पानी में कोई हादसा पेश आ जाए, मैं समुंदर में गुम हो जाऊं, तो आप मुझे गुम ना समझें, बल्कि ये समझ लें कि समुंदर की दिलचस्पियों में ऐसा फंस गया हूं कि आप तक नहीं पहुंच पाया। अगर मुझे फौरन ही फुर्सत मिली तो मैं आप तक पहुंच जाऊंगा, लेकिन आप किसी किस्म की तशवीश का शिकार ना हो। नहीं भाई नहीं, इसकी इजाज़त मैं तुम्हें नहीं दूंगी। कभी ऐसे अंदाज में समुंदर में गुम ना होना कि मुझे उसका इल्म ना हो। हाँ, अगर कोई ऐसा फैसला कर भी लो तो मुझसे कहकर समुंदर में रह सकते हो। शाबान के होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। उसने कहा, कोशिश तो यही करूंगा कि आपकी किसी बात से इनहराफ ना हो, लेकिन मैंने हादसे के तौर पर बात कही है। हो सकता है कोई ऐसा वाकया पेश आ जाए कि मैं समुंदर में गुम हो जाऊं। मैं चंद रोज़ के बाद या चंद हफ्तों के बाद आप तक पहुंच जाऊंगा। नहीं शाबान नहीं, मैं तुम्हें इसकी इजाज़त नहीं दूंगी। शाबान खामोश हो गया। चंद लम्हात गहरे अंदाज में सोचता रहा, फिर उसके होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। उसने कहा, आपके जहन में कोई और सवाल है? हाँ, वो लड़की, उस लड़की का वजूद है। ये बात मेरे दिल में बैठी हुई है, और तुम उसे समुंदरों में तलाश करोगे। हाँ आंटी, मैं उसे समुंदरों में तलाश करूँगा। कब? जब आप मुझे इसकी इजाज़त देंगी। लेकिन समुंदर तो एक वसी तर दुनिया में फैला हुआ है, तुम सही जगह का तयन कैसे कर सकोगे? मैं कोशिशें करता रहूँगा आंटी, जब तक ये एहसास मेरे दिल में पैदा नहीं हो जाएगा कि जो तस्वीर मेरे जहन में आ बसी है उसका कोई वजूद नहीं। बड़ी परेशान कुन बात है। नहीं, आपको मेरी ज़ात से कभी कोई नुकसान नहीं पहुँचेगा। खैर, ये बात तो मैं अच्छी तरह जानती हूँ। अब आप मेरे सवालात का जवाब दें। ओहो हाँ भाई, वो तो मुझ पर फ़र्ज हैं। आंटी, आप एक औरत हैं, और मैं समझता हूँ कि जिस तरह मर्द के जहन में औरत का तसव्वुर जागता है, उसी तरह औरत भी इस तसव्वुर से दूर नहीं रह सकती। आपने अपनी ज़िंदगी के लिए कभी किसी साथी का इंतखाब नहीं किया। दर्दाना हैरान रह गई। शाबान उससे ये सवाल कर सकता है, उसने कभी सोचा भी नहीं था। वो चंद लम्हा सोचने पर उसने सादगी से कहा, हाँ शाबान, मसाइल के बारे में अब तुम अच्छी तरह जान चुके हो। मेरी ज़िंदगी जिन मसाइल से दो चार रही, उनमें मुझे ये मौका नहीं मिल सका, और अब जब के ज़िंदगी को कुछ सुकून मिला और असद शरादी जैसी शख्सियत से वास्ता पड़ा, तो ये वक़्त निकल चुका था। यानी मुतासर होने का वक़्त
और अब तो तुम देख रहे हो कि मैं बूढ़ी हो रही हूँ। शाबान हंस पड़ा, फिर बोला, बूढ़े ऐसे होते हैं आंटी। फिर भी शाबान, अगर जहन बूढ़ा हो जाए तो समझ लो इंसान पर बुढ़ापा तारी हो गया। और अंकल शहरादी के बारे में क्या ख्याल है आपका आंटी? क्या मतलब? उन्होंने भी शादी नहीं की। हाँ, असद शहरादी ने अपनी ज़िंदगी का एक मकसद बना लिया है। उन्हें उस शौक़ की तकमील में तमाम आसूदगी मिल जाती है और इस वक्त वो किसी और शय के तालब नहीं रहते। शहरादी साहब भी अपने आप से और अपनी ज़िंदगी से इस कदर मुतमिन हैं कि उन्होंने मज़ीद किसी शय की हाजत नहीं महसूस की और ये खैर फितरी बात है। उसी वक्त कैप्टन अडगर अकब से आता हुआ नजर आया और मुस्कुराता हुआ उनके करीब पहुंच गया। वाह, आप लोग सही महीनों में समुंदर से लुत्फ़ अंदोज़ हो रहे हैं। क्या मेरा ख्याल गलत है? नहीं, आपका ख्याल बिल्कुल दुरुस्त है। मेरे जहन में कुछ उलझने हैं और मैं चाहता हूं कि उन उलझनों का हल तलाश किया जाए। मेरी ख्वाहिश है कि मैं आप लोगों के साथ एक मीटिंग करूं और अपने उन एहसासात का इजहार कर दूं। दरअसल हम लोग मिस्र से चल पड़े हैं और खुले समुंदर में बहुत दूर निकल आए हैं, लेकिन इसके बावजूद अभी मुझे कुछ ऐसा महसूस होता है जैसे हमारे मंसूबे मुकम्मल नहीं हैं। एक मीटिंग करके मैं उन मंसूबों की तकमील करूंगा ताकि अपने काम का आगाज़ हम वहीं से कर दें जहां इस वक्त मौजूद हों। इसके लिए किसी खास जगह का तअय्युन ज़रूरी नहीं है। तो फिर आप ये मीटिंग कब तलब कर रहे हैं? यही सोचकर अपने कैबिन से बाहर निकला था कि मीटिंग में जिन लोगों को शरीक किया जाना है उन्हें इत्तला दे दूं। कल शाम 4 बजे आप दोनों को इस बड़े कैबिन में पहुंच जाना है जो मीटिंग के लिए मखसूस किया गया है। ठीक है, हम पहुंच जाएंगे अंकल, शाबान ने कहा और कैप्टन अडगर शाने हिलाकर मुस्कुराता हुआ आगे बढ़ गया। शाबान दर्दाना की जानब देखकर मुस्कुराने लगा था। गार्था को उसी वक्त मायूसी का सामना करना पड़ा जब उस मुल्क में पहुंचने के बाद उसे शाबान नहीं मिल सका था और क्योंकि वो लेट हो चुकी थी। गार्था ने अचानक उस अंगूठी की जानब देखा जो रसूल के तौर पर उसके पास मौजूद थी और जिस पर उसे ऑनलाइन पावर के पैगामात मिल रहे थे। तय यही था कि ट्रांसमीटर ऑन रखा जाएगा और लम्हे लम्हे की रिपोर्ट उसे दी जाती रहेगी। ट्रांसमीटर के ऑफ होने का कोई मंसूबा जहन में नहीं था, लेकिन अचानक ही ट्रांसमीटर का सिलसिला मुंतके हो गया। गार्था चंद लम्हात इंतज़ार करती रही और ये सोचती रही कि ये इत्तफाक भी हो सकता है, लेकिन 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट और फिर 20 मिनट गुजर गए, लेकिन ट्रांसमीटर का सिलसिला दोबारा कायम नहीं हो सका। तो उसके चेहरे पर परेशानी के आसार नमूदार होने लगे। ये क्या हुआ? लाइन पावर कहीं किसी मुसीबत का शिकार तो नहीं हो गया? उसने तशवीश ज़दा लहजे में आहिस्ता से कहा। कोरा और गिरीना खामोशी से उसकी सूरत देख रही थी। मजीद 10 मिनट गुजर गए। उसके बाद अचानक ट्रांसमीटर फिर से काम करने लगा। गार्था ने एक तवील सांस ली और ट्रांसमीटर की जानिब मतवज्जा हो गई, लेकिन वो खुद कुछ नहीं बोली थी। अलबत्ता दूसरी तरफ से चंद आवाज़ें उभरी और गार्था की आंखें हैरत से फैल गईं। कोई मकामी ज़बान में कह रहा था और मकामी ज़बान गार्था आसानी से समझती थी। हाँ, क्या कीमत होगी इसकी? अंगूठी तो कीमती ही लगती है, मगर इसका ये नगीना कुछ ढीला है, अंदर दब जाता है। देखो इसे। ट्रांसमीटर का सिलसिला मुंतके हुआ, फिर जारी हो गया, फिर मुंतके हो गया और फिर जारी हो गया। गार्था की आंखें शिद्दत हैरत से फैल गईं। इसी तरह की बातें हो रही थी। ट्रैफिक का शोर, लोगों की सदाएं। इसका मकसद था कि अंगूठी लाइन पावर से बहुत दूर निकल चुकी है, मगर उस शख्स के कहने के मुताबिक कि किसी ने उसे अंगूठी उतार कर दी है, और वो शख्स जिसने अपनी उंगली से अंगूठी उतार कर किसको दी, लाइन पावर के अलावा और कौन हो सकता था? लेकिन क्यों? आखिर क्यों? लाइन पावर ने ऐसा क्यों किया? कोरा और गिरीना खामोशी से गार्था की शक्ल देख रही थी। कोरा ने आहिस्ता से कहा, मिस गार्था, ये आवाज़ लाइन पावर की तो नहीं थी। और ये अल्फाज। गार्था ने जल्दी से अंगूठी का नगीना दबाया और ट्रांसमीटर का सिलसिला मुंतके हो गया। उसने सर्द लहजे में कहा, कोई गड़बड़ हो गई है गिरीना। क्या? गिरीना ने हैरत से पूछा। कुछ समझ में नहीं आ रहा। लाइन पावर। लेकिन कोई बात तो समझ में आए अगर उसने जानबूझकर ऐसा किया है, मगर नहीं, मैं नहीं मानती। यकीनी तौर पर किसी शातिर जेब तराश ने अंगूठी उसकी उंगली से निकाल ली, मगर ये बहुत बुरा हुआ। अब लाइन पावर हमें उनके बारे में इत्तला कैसे दे सकेगा? वैसे भी सूरत हाल काफ़ी ख़राब है।
गरीना और कोरा ने कोई जवाब नहीं दिया। दोनों खामोशी से गार्था की सूरत देखती रहीं। गार्था अंगूठी लिए बैठी रही और इंतज़ार करती रही, लेकिन लाइन पावर की जानब से कोई राब्ता नहीं कायम हुआ था। गार्था ने कहा, अब इंतज़ार करना मुश्किल है। लाइन पावर कहीं ना कहीं टेलीफोन से हमें इत्तला देता। मैं मुसलसल ये इंतज़ार कर रही थी कि उसकी जानब से कोई इत्तला मसूल हो। कोरा, तुम मेरे साथ आ जाओ। गरीना, तुम होटल ही में रहो। लाइन पावर अगर आ जाए तो उसको हर कीमत पर रोकना है। जी मैडम, आप बिल्कुल मुतमिन रहें, गरीना ने कहा, और उसके बाद गार्था तैयार होकर बाहर निकल आई। दोनों लाइन पावर के घर गईं। वहाँ ताला लगा हुआ था। वहीं से उसकी बीवी सीसिल के होटल का पता मालूम किया और होटल रवाना हो गईं। मगर मैनेजर की बात सुनकर गार्था परेशान हो गई। उसने कहा कि उन दोनों मियाँ बीवी को जल्द ही मैं कार में जाते हुए देखा गया है। गार्था और कोरा वापस होटल में पहुंच गईं। होटल में गरीना उन दोनों का इंतज़ार कर रही थी। उसने बेइख्तियाराना अंदाज में सवाल किया, कुछ पता चला मैडम? नहीं, लाइन पावर फरार हो गया अपनी बीवी के साथ। गरीना की आंखें हैरत से फैल गईं। गार्था मुसलसल सोच में डूबी हुई थी। काफ़ी देर इसी तरह गुजर गई। फिर गार्था ने आहिस्ता से कहा, जाइंट, उसका नाम जाइंट ही लिया गया था ना? किसका मैडम? जिसके बारे में लाइन पावर ने ये कहा था कि वो उन लोगों की निगरानी पर है। जी मैडम, शायद उस जाइंट के बारे में हमें पता चलाना होगा। मेरा ख्याल है हमें अर्तका हाशमी के किसी खास आदमी से मुलाकात करनी चाहिए। जैसा आप मुनासिब समझे मैडम। एक बार फिर हमें बाहर चलना होगा। कोरा, तुम ही मेरे साथ आओ। बल्कि नहीं, ऐसा करो, तुम इस सिलसिले में काम करोगी। मैं उन लोगों के सामने आना नहीं चाहती। वैसे मुझे वो जगह मालूम है जहां अमीर अर्तका के किसी आदमी से मुलाकात हो सकती है। गार्था ने गरीना को भी अपने साथ ले लिया था। अमीर अर्तका की एक रहायश गाह तक सफ़र किया और अंदर सिर्फ कोरा दाखिल हुई थी। वैसे वो भी बहुत खुश लिबास और खुश शक्ल लड़की थी। उसकी मुलाकात अपनी उम्र की एक लड़की से हुई जो मकामी थी लेकिन तालीम याफ्ता मालूम होती थी। कोरा ने खुद को अमीर अर्तका की गैर मुल्की दोस्त ज़ाहिर करके लड़की से मालूमात की। उसने जो कुछ भी बताया वो उसके हवास गुम करने के लिए काफ़ी थे। गोरा के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ रही थी, जिन्हें देखकर गार्था के चेहरे से परेशानी अयां हो गई। कोरा ने वापस आकर गार्था को बताया कि वो कहने लगी, अमीर अर्तका अपने एशियाई दोस्तों के साथ अपने समुद्री जहाज अखनातून पर एक लंबे सफ़र के लिए आज रवाना हो गए हैं और उनकी वापसी काफ़ी अरसे बाद होगी, क्योंकि वो जो इंतज़ामात यहाँ करके गए हैं उससे यही ज़ाहिर होता है। ओहो, सूरत हाल मेरी समझ में आ रही है, लेकिन ये मेरी पूरी ज़िंदगी का मसला है। आओ वापस चलो। एक बार फिर वो होटल वापस आ गई थी। गार्था इंतहाई बेचैन नज़र आ रही थी और बार बार अपने हाथ मलकर वो कमरे में टहलने लगती। उसने गुर्राए हुए लहजे में कहा, लाइन पावर के बारे में मेरा अंदाज़ा है कि वो यकीनी तौर पर गैर मुतवक्का सूरत हाल का शिकार हो गया और उसके बाद वो ये जानता था कि उसे यहाँ नहीं रुकना चाहिए, क्योंकि उसे गार्था के अजाब का सामना करना पड़ता। लेकिन उस कामबख्त कुत्ते ने वो फ़र्ज़ पूरा नहीं किया जो उसे करना चाहिए था। लाइन पावर का नाम मैंने अपनी उस फहरिस्त में लिख लिया, लड़कियों जिसमें उन लोगों का नाम लिखा जाता है जिनके लिए दुनिया नापसंदीदा जगह करार दे दी जाती है। लेकिन अभी ऐसा नहीं। पहली बार मुझे इन नाकामियों से दो चार होना पड़ रहा है, मुसलसल नाकामियों से, और मैं नाकामियाँ बर्दाश्त करने की आदी नहीं, हरगिज़ नहीं हूँ। वो लोग मेरे चुंगल से निकल नहीं सकेंगे, सवाल ही नहीं पैदा होता। लेकिन हमें ये नहीं मालूम कि जहाज़ का सफ़र कहाँ तक का है। वो उस समुद्री जहाज़ से कहाँ गए हैं। कोई ना कोई जगह तो उन्होंने मुंतखब की होगी, और ये कैसे मालूम हो, किससे मालूम हो। गार्था किसी सोच में डूब गई और फिर चंद लम्हात के बाद उसने रुक कर कहा, जाइंट, यही नाम था उस शख्स का जिसका तज़किरा किया गया था। हाँ मैडम, वो उन लोगों की निगरानी और उनका तहफ़्फ़ुज़ कर रहा था। लेकिन अब जाइंट का तहफ़्फ़ुज़ कौन करेगा? उससे इन लोगों का पूरा प्रोग्राम पता ना होगा। दूसरे दिन से गार्था ने उस काम का आगाज़ कर दिया। उसने ऐसी जगहों का इंतखाब किया जहां से जाइंट के बारे में मालूमात हासिल हो सकती थी, और पहले ही मरहले पर उसे कामयाबी हासिल हो गई। एक बूढ़े मजबूर से शख्स ने चंद डॉलर के इवज़ जाइंट का पता बता दिया। गार्था उसका शुक्रिया अदा करके आगे रवाना हो गई।
गार्था ने वहां से काहरा टावर का रुख इख्तियार किया। जिस पेले हाउस की निशानदही बूढ़े शख्स ने की थी वो काहरा टावर की पहलू में नजर आ गया। खासी वसी और कुशादा इमारत थी और इस वक्त खाली खाली नजर आ रही थी। वहाँ जो कुछ भी होता होगा उसके लिए शाम का वक्त ही मुनासिब होगा। गार्था ने कोरा और गरीना को चंद हयात दी और उसके बाद उन दोनों के साथ आगे बढ़ गई। तीनों खूबसूरत लड़कियां जब उस बेले हाउस में दाखिल हुई तो वहां मौजूद हर शख्स ने गहरी आंखों से उनका जायजा लिया। गार्था लड़कियों में तो शुमार नहीं होती थी, लेकिन उसकी जिसामत और उसकी दिलकशी का ये आलम था कि कोरा और गरीना उसके आगे कुछ भी नहीं महसूस होती थी। चुनाचा उन्हें पसंदीदगी की निगाहों से देखा गया। गार्था ने काउंटर पर पहुंचकर उस बूढ़े और बद्दे शख्स से कहा, क्या आप मुझे कुछ मालूमात फराहम कर सकते हैं? जी जी, क्यों नहीं, मैं मिस्टर जायंट से मिलना चाहती हूँ और उनसे मुलाकात मेरे लिए ज़रूरी है। उस शख्स के होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई और उसने आहिस्ता से कहा, एक शख्स आपके इस्तकबाल के लिए अभी आ रहा है, वो आपको मिस्टर जायंट के पास ले जाएगा। फिर एक दराज कामत आदमी उनके करीब पहुंच गया और उसने उन तीनों को देखते हुए कहा, आप तशरीफ लाइए। गार्था ने दोनों लड़कियों को इशारा किया और उस शख्स के साथ आगे बढ़ गई। रात का तकरीबन 1 बजा था। समुंदर पुरसकून था और अखनातून पर कोई अहम वाक़या नहीं हुआ था। जिन लोगों पर जिम्मेदारियां थी वो अपने फ़राइज़ पूरे कर रहे थे और बाकी लोग ख्वाबे खरगोश के मज़े ले रहे थे। कैप्टन एडगर अपने कैबिन से बाहर निकल आया। सोने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी। उसे समुंदर से इश्क था। जिंदगी का बेशतर खूबसूरत हिस्सा उसने समुंदर में गुजारा था और समुंदर की दुनिया उसे खुश्क आबादियों से कहीं ज्यादा प्यारी हो गई थी। मगर इन दोनों इसके जहन में एक ख्याल आ रहा था कि एक ऐसा शख्स जो उसका अक्स हो, जिसे वो अपने लिए तैयार कर सके, जो उसी के अंदाज में सोचे, उसी के तौर पर अमल करे। कई बार उसने जहाज पर लोगों का जायजा लिया, लेकिन कोई भी उसे अपनी पसंद का इंसान नहीं मिला था। एडगर टहलता हुआ जहाज के एक दूर दराज गोशे में पहुंच गया। यहाँ किसी कदर तारीकी थी, मगर इतनी भी नहीं थी कि उस शख्स को ना देख सकता जो उस तारीक गोशे में कुछ कर रहा था, और वो आंखें फाड़ने लगा। फिर दूसरे लम्हे उसने उस तरफ को छलांग लगा दी, क्योंकि उसने किसी को समुंदर में कूदते देखा था। तेजी से भागकर उस जगह पहुंच गया। वहां एक लिबास रखा हुआ था। उसने ये लिबास उठाकर देखा और उसे पहचान लिया। ये असद शराजी के साथ रहने वाले नौजवान लड़के का था। क्या उसने खुदकुशी की है? उसने सोचा और रेलिंग के पास पहुंचकर नीचे झांकने लगा, लेकिन दूसरे मंजर ने हैरान कर दिया। उसने नौजवान को डॉल्फिन मछली की तरह आधे जिस्म से खड़े होकर आधे समुंदर में तैरते हुए देखा। वो जहाज के साथ साथ आगे बढ़ रहा था। ये मंजर इंतहाई तअज्जुब खेज था। वो फटी फटी आंखों से नौजवान को समुंदर में कलीले करता देखता रहा। हालांकि जहाज की रफ्तार मुनासिब थी, मगर वो उस हिस्से के साथ साथ आगे बढ़ रहा था। बिलाशुबा वो शानदार तैराक था। कभी वो गहराइयों में गुम हो जाता और फिर जहाज से कुछ आगे ही उबरता, और इसको वक्त का एहसास तक न हो सका। 2 घंटे गुजर गए और फिर उसने नौजवान को समुंदर में रमा जमा जहाज पर ऊपर आते देखा। ये भी एक नामुमकिन अमल था। समुंदर के पानी की चिकनाहट पर हाथ लगाना नामुमकिन था, लेकिन वो छोटे छोटे रखनों के सहारे बाआसानी ऊपर आ गया। अपने लिबास के करीब एडगर को खड़े देखकर उसके होंठों पर अजीब सी मुस्कुराहट फैल गई। सॉरी सर एडगर, उसने कहा, और एडगर ने उसका लिबास उठाकर उसे दे दिया। शुक्रिया, वो बोला। मैं तुमसे कुछ बातें करना चाहता हूँ, आइए बैठ जाएं। वो लिबास पहनकर बोला और एडगर उसे लिए हुए एक रस्सियों के ढेर पर जा बैठा। तुम बेहतरीन तैराक हो। शुक्रिया। शाबान के होंठों पर मुस्कुराहट खेल रही थी। तैरना तुमने कहाँ से सीखा? समुंदर से। शाबान के लहजे में शोखी थी। क्या मतलब? एडगर की हैरत में इजाफा हो गया। समुंदर मेरे लिए माँ की आगोश है। मैंने किसी से तैरना नहीं सीखा। मैं समुंदर में उतरता हूँ तो यूं लगता है जैसे किसी ने मुझे प्यार से गोद में उठा लिया हो। असद शराजी और मिस दर्दाना तुम्हारे कौन हैं? अंकल और आंटी। शाबान का लहजा अब सपाट हो गया था। तुम्हारे माँ बाप कौन हैं? एडगर शाबान से करीद कर पूछ रहा था।
समुंदर मेरी माँ है और समुंदर ही मेरा बाप। शाबान का लहजा मोहब्बत से पुर था। समुंदर के बारे में क्या जानते हो? वो सब कुछ जानता हूँ जो आप इस दुनिया के बारे में जानते हैं। दावा करते हो? एडगर का लहजा चैलेंज करने वाला था। हाँ, शाबान ने पुरएतमाद के साथ कहा। समुंदर में कितने धारे होते हैं? 3, शाबान ने फौरन जवाब दिया। गलत, उसके 2 धारे होते हैं, एक 100 फुट से नीचे, दूसरा 200 फुट नीचे, लेकिन 1000 फुट की गहराइयों में तीसरा धारा भी होता है जो दोनों धारों के मतवाजी चलता है। ये आपकी ज़ुबान में बिनकुनिया कहलाता है। ओह मेरे खुदा, तुमने बिन की सूना कहा है। कहाँ सुना है ये तो समुंदर की दुनिया का पुरइसरार हिस्सा है। आपका ये जहाज, शाबान ने हाथ उठाया, फिर बोला, आपका ये जहाज सीगोन में चल रहा है। देखिए, हवा की नमी ने मेरा हाथ भिगो दिया। हम इसका मुखालिफ रुख इख्तियार करें तो सी नान में आ जाएगा। ये देखिए। उसने हाथ का रुख बदला और वो खुश्क हो गया। एडगर होंठों पर जुबान फेर कर रह गया। ये कफियत इंतहाई एहसास हालात से पता चलती थी। तीसरे धारे के बारे में क्या जानते हो? न्यूक्लियोना के नीचे भी 2 धारे बहते रहते हैं जहां मछलियां और दूसरे आबी जानवर भी नहीं जाते, मगर मैं जा सकता हूं। वहां जमीन खुश्क हो जाती है। ओह मेरे खुदा, तुम मुबारस जुमला ना पूरा कर सका। फिर उसने कुछ देर के बाद शाबान से बहुत से टेक्निकल सवालात किए और उसने इतनी तफसील से जवाब दिए कि वो शशदर रह गया। उसके दिल में अचानक एक ख्याल पैदा हुआ। उसने कहा कि शेराजी तुम्हारी इस मालूमात के बारे में जानता है। मुझे नहीं मालूम। तुम्हें जहाज रानी का शौक है, मुझे समुंदरों का शौक है। किसी जहाज के कप्तान बनना पसंद करोगे? नहीं, शाबान का लहजा सपाट हो गया। क्यों? मैं खुद पर पाबंदियां नहीं चाहता। मैं तुम्हारी दोस्ती चाहता हूँ, मगर ऐसे नहीं। फिर कैसे? शाबान का लहजा दोस्ताना हो गया। तुम मेरे मुआवन होगे और समुंदर से मुतअल्लिक हमारी दोस्ती गहरी होगी। समुंदर से मुझे भी इश्क है। हम दूसरों से हटकर समुंदर की सैर करेंगे और एक दूसरे को मालूमात फराहम करेंगे, तब मुझे मंजूर है। तुम समुंदर में कितनी रफ्तार से तैर सकते हो? सीलोन मछली से भी ज्यादा तेज रफ्तारी से, मुझे यकीन है, एडगर ने कहा। फिर वो रोशनी फूटने तक बैठे बातें करते रहे थे। दोनों ने आसमान देखते हुए कहा, लड़के, तुमने मुझे जिस कदर हैरान किया है उतना मैं पूरी समुद्री जिंदगी में हैरान नहीं हुआ। तुम एक पुरइसरार किताब हो मेरे लिए, जिसे मैं आहिस्ता आहिस्ता पढ़ूंगा। बहुत आहिस्ता आहिस्ता तो तुम मेरी पेशकश कबूल करते हो। अंकल और आंटी को एतराज ना हो तो उन्हें मैं संभाल लूंगा। मुझसे कुछ चाहते हो? हाँ, शाबान ने कहा। क्या? ज़र्फ यह है कि आप उस मुलाकात और इस गुफ्तगू का तज़किरा अंकल और आंटी से नहीं करेंगे। उन्हें ये नहीं बताएंगे कि मैंने आपसे ये बातें की हैं। ठीक है, इत्मीनान रखो। हम अपनी दोस्ती राज में रखेंगे। जाओ आराम करो। वो दोनों वहाँ से चल पड़े। मीटिंग के सिलसिले में एडगर ने जिन अफराद को मदऊ किया था उनकी तादाद गिनी चुनी थी। बस अमीर अर्तका हाशमी था, असद शेराजी, दरदाना, शाबान और कुछ इंजीनियर वगैरह। ये तमाम लोग उस बड़े हाल में जमा हो गए जिसमें उन्हें तलब किया गया था। एडगर ने इस सिलसिले में खसूसी एहतमाम किया था और सामने ही एक स्क्रीन नजर आ रही थी। उसके बिल्कुल सामने एक प्रोजेक्टर रखा हुआ था। एडगर ने कहना शुरू किया, अव्वल बात तो ये कि मैं जहाज के तमाम अमरूद का निगरान हूँ और बेशक मेरे साथ कुछ ज़हीन अफराद जो मेरी पसंद के लोग हैं, मसरूफ़ अमल हैं। वो मेरे साथ भरपूर ताउन कर रहे हैं। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि एक और ऐसी शख्सियत जो आप अपने मुआवन के तौर पर तैयार करूँ, जो ज़हीन हो, नौजवान हो और जहाज़ के तमाम अमूर को समझ सके। इसके अलावा वो शख्सियत मेरी राजदार भी हो। मेरा मतलब है कि वो समुद्री अमूर और इस सफ़र में मेरे मुआवन की हैसियत से सिर्फ़ और सिर्फ मुझसे तावन करे, मुझे जवाबदा हो। मैं एक ऐसी शख्सियत का इंतखाब भी कर चुका हूँ और आप लोगों के ज़रिए उससे दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि वो मुझसे मुंसलिक हो जाए। कौन है वो? अर्तका हाशमी ने दिलचस्पी से पूछा। वो नौजवान और खूबसूरत शख्स शाबान है, जिसे मैंने बहुत गहरी निगाह से देखा है। मैं शाबान को इस काम के लिए इंतहाई मुनासिब समझता हूँ। असद शेराजी और मिस दरदाना, आप लोगों से मैं दरख्वास्त करूँगा कि हमारे नौजवान दोस्त को इस बात पर आमादा किया जाए कि वो उस ओहदे को संभाल ले।
दरदाना ने असद शेराजी की जानब देखा और असद शेराजी ने मुस्कुराते हुए शाबान की तरफ। फिर उसने कहा, शाबान एक आज़ाद नौजवान है और उसकी तबीयत और परवरिश एक बिल्कुल आज़ाद इंसान की हैसियत से हुई है। हमने कभी उस पर अपनी कोई राय मुसल्लत नहीं की। अगर समुंदरी सफ़र और समुंदर से दिलचस्पी की बुनियाद पर कैप्टन एडगर के मुआवन के तौर पर वो समुंदरी तजर्बा हासिल करना चाहे तो हमें कोई एतराज़ ना होगा और ना ही उसे एतराज़ होना चाहिए। हम इस बात की सिफारिश करते हैं। एडगर मोर उसने शाबान की तरफ देखा और बोला, मिस्टर शाबान, क्या आप मेरी इस तजवीज़ को कबूल करना पसंद करेंगे? शाबान ने दरदाना की तरफ देखा और बोला, इस जहाज़ पर सफ़र करते हुए मैं बहुत खुश हूँ और उसकी हर चीज़ से बहुत ज़्यादा मुतासर हूँ। मैं खुद भी ये चाहता हूँ कि इस जहाज़ पर मुझे भी मेरी ज़िम्मेदारियाँ सौंपी जाएं। अब मुझे इजाज़त मिल गई है तो मैं आपको अपनी खिदमात पेश करता हूँ। कैप्टन, शाबान ने जवाब दिया, बेहद शुक्रिया आप तमाम हजरात का। शाबान, तुम्हारा समुंदरी अमूर के बारे में मेरा राजदार होना बेहद ज़रूरी है जिस पर मैं मुकम्मल एतमाद कर सकूं। अब जो तब्दीली मैं पैदा करना चाहता हूं उसके बारे में भी आप लोगों का मशवरा आखिरी हैसियत रहेगा। दरअसल पहली चीज़ ये सफ़र है। हमने तय किया है कि समुंदरी तहकीकात के सिलसिले में हम ऐसी सिमतें इख्तियार करेंगे जो आम समुंदरी रास्तों से हटकर होंगी। जहाज़ रानों ने और समुंदरी माहिरीन ने जिन रास्तों को सफ़र करने के लिए मुंतखब किया है वो महफूज तरीन हैं और उनके बारे में तमाम तर मालूमात उन लोगों की हैं जो समुंदर से दिलचस्पी रखते हैं, लेकिन वो पोशीदा मकामात अभी तक दूसरों के इल्म से बचे हुए हैं जहां समुंदरी सफ़र नहीं किया जाता। उन मकामात पर खौफनाक ख़तरात भी हैं और उन ख़तरात की किताबों में निशानदही भी कर दी गई है। ओशिनोग्राफ़र इस बारे में अपने बहुत से मकामात लिख चुके हैं और हमने उनका मुताला किया है। ताहम हम खुद कुछ ख़तरात भी मूल लेंगे चूँकि उन इलाकों का सफ़र हमारे मकसद के लिए नहायत कार आमद होगा। इसके अलावा मैंने प्रोफेसर बैरन के बारे में जो तफसीलात आप लोगों को पेश की थी वो आज भी मेरी निगाहों में उतनी ही अहमियत की हामिल हैं और मुझे इजाज़त मिल चुकी है कि मैं प्रोफेसर बैरन को अपने उस मकसद में शरीक करूं। आज भी मैं उसके बारे में तफसीलात मालूम करना चाहता हूं। एडगर, प्रोफेसर बैरन तो हमारी फहरिस्त में सरे फहरिस्त हैं। हमें यूरोगोए से प्रोफेसर बैरन को अपने साथ लाना होगा। ये एक तवील तरीन सफ़र है और मैंने रवानगी के बाद ये सोचा है कि अगर हम यहाँ से यूरोगोए तक सिर्फ उस लिए सफ़र करें कि प्रोफेसर बैरन को लाया जाए तो मैं समझता हूँ कि बेमकसद हम एक तवील वक्त ज़ाया कर देंगे। मेरा ख्याल है मैंने तुमसे इस सिलसिले में बहुत पहले भी गुफ्तगू की थी। कैप्टन, मैंने कहा था तुमसे कि प्रोफेसर बैरन को अगर हम मिस्र ही में बुला लें तो क्या हर्ज है। मैंने आपसे अर्ज़ किया था अमीर अबी अफलातून के मामला से मुझे इतनी फुर्सत नहीं है कि मैं प्रोफेसर तक जा सकूं। हाँ, ये बात तुमने कही थी। चुनांचे अब मैं अपने इस काम को पूरा करना चाहता हूँ, मगर प्रोग्राम क्या है?